नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं द न्यू स्टूडेंट। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने अनेकों आईआईएमसी के स्टूडेंट्स को पहचान दी है आईआईएमसीएंस की। अब मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिर्फ और सिर्फ मीडिया एजुकेटर के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं किया है, बल्कि अपने आप को एक मेंटोर के तौर पर भी स्थापित किया है। तो दोस्तों, स्वागत करिए मेरे साथ मेरे आज के गेस्ट और मेरे गुरु हरिशंकर सोनी जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा क्वेश्चंस में जाने से पहले कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक गर्व का विषय है कि जो मेरे गुरु हैं, आज मैं उनका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इतना अच्छा स्टूडियो मेरे पास भी नहीं है जितना आपके पास है। मेरे चैनल पर भी जो पॉडकास्ट आते हैं, मैं भी उनका ऐसा पॉडकास्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता है कि आप कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे से आगे हैं, और मुझे लगता है किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इतना अच्छा आप काम कर पा रहे हैं। अच्छा आपका चैनल है और मेरे स्वागत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है लोगों का जर्नलिज्म के टूवर्ड्स। अगर हम देखें कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पत्रकारिता के बहुत छात्र होते थे, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे है, चाहे वो आईआईएमसी हो या जामिया हो या कोई अन्य इंस्टीट्यूट हो। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, जर्नलिज्म की तरफ से लोग इतना भाग क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है वो है, हम बात जब भी करते हैं मीडिया की तो बात आती है टेक्नोलॉजी की। तो वही चीज़ है टेक्नोलॉजी जिस तरह से अपने आप को जो है नए नए तरह की फील्ड्स को खोलती है, नए नए तरह की फील्ड्स को बंद भी कर देती है। एक छोटा सा हम मीडिया से हट के एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। जैसे कि एक ज़माना आया था जिसमें 1 रुपये का आप सिक्का डालिए, एक फ़ोन है, वही अपने आप में पीसी है, कोई बंदा नहीं बैठा है। एक आपने 1 रुपये का सिक्का डाला, आपने एक बात की, हो गया। तो काफ़ी लोगों ने उसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। उसमें मेरे फादर भी थे और हमने भी कई जगह वो लगाया। लगाने के बाद 2-3-4 साल वो अच्छा चला। इतने में मतलब एक ऐसा वो हो गया था क्रिएट कि हाँ, ये सबसे बढ़िया धंधा है, अच्छा काम है, कर लीजिए। सब लोग जानते हैं, फ़ोन आया, उसके बाद जैसे ही रेट थोड़ी सी कम हुई और वो ख़त्म हो गया। आपको कहीं भी वो 1 रुपये के सिक्के वाला बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। तो एक काम था, एक बिज़नेस मॉडल था। आपको भी पता है कि मीडिया एक बिज़नेस मॉडल है। बिज़नेस में ऊपर नीचे चीज़ें चलती है, चीज़ें एमर्ज होती है, बदलती है। जो प्रोफाइल जो पहले थी वो अब नहीं है। अब आप केवल एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर आप काम करना चाहेंगे तो शायद आपके लिए वो जो है मुश्किल हो जाए। आप किसी चीज़ के कम्युनिकेटर बन के काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपके यहाँ आने से पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी गया जहाँ पे हमने जर्नलिज्म और कम्युनिकेटर के बीच में बातचीत की। तो यहाँ ये पॉइंट ये भी यहाँ भी लागू होता है कि आप चीज़ें उस चीज़ के पर्टिकुलर कम्युनिकेटर के रूप में, जैसे हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वर्सेस स्पोर्ट्स कम्युनिकेटर, कि अब आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि आप एक जर्नलिज्म में एक बीट को लेके चल रहे हैं, तो फिर वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ। अब मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन, तो अब आप देखिए कि उसमें जर्नलिज्म वाला तो आ ही गया फैक्टर, जर्नलिज्म में मीडिया तो आपको आ गई, लेकिन अब देखिए कि एक उसमें पीआर का भी आएगा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन के सोशल मीडिया मैनेजर हैं, लेकिन आप उसका सोशल मीडिया मैनेजर तब है जब आपको भी स्पोर्ट्स का ज्ञान है, तब आप उसको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो नहीं कहेंगे। तो सोशल मीडिया मैनेजर जायज़ सी बात है पीआर के सेक्टर में आ गया। तो आप केवल जर्नलिज्म के सेक्टर से जुड़ी हुई बीट्स देखेंगे तो आप नैरो हो जा रहे हैं। जैसे ही आप कम्युनिकेटर के तौर पे देख रहे हैं, कम्युनिकेशंस की दुनिया देख रहे हैं, तो फिर जो है आप थोड़ा मीडिया रिलेशन भी इसका ही पार्ट है। देखिए यहाँ मतलब स्पोर्ट्स, अगर जैसे हमने अपने स्पोर्ट्स का एग्जांपल, बिल्कुल, जब मीडिया रिलेशन, जो सोशल मीडिया मैनेजर होगा वो सारा काम देखेगा, उसका मीडिया प्लान भी करेगा, उसका एज ए असिस्टेंट भी काम करेगा, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह सब कुछ सारा बेसिक आएगा ना। पीआर भी आएगा, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, वो सब कुछ पीआर से जुड़ा हुआ हर काम करेगा। इधर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, इधर जो है एक सोशल मीडिया मैनेजर जिसको बनाया गया है वो भी जो है पीआर का काम हो गया। तो स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो आपका काम है वो इधर भी हो रहा है पीआर में, इधर भी हो रहा है जर्नलिज्म में। तो आप स्पोर्ट्स कम्युनिकेटर बनने के बारे में सोचिए कि मेरे को इधर का भी काम आता है, मुझे इधर का भी काम आता है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम कर रहा हूँ। इसी तरह से सारी चीज़ मान लीजिए, इन्वायरमेंट का हो गया,
इसी तरह से आपका IR का हो गया, जितने भी तरह के अब बीट sectors से होते हैं। ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मैंने वो उसका ये पूछना था कि क्या जो है स्पेशलाइजेशन रखूँ, किस तरह से जो है मैं अपने आप को जो है डिसाइड करूँ कि किस में जाना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको इंटरेस्ट देखना होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल होता है प्लेसमेंट किस में ज़्यादा है, आप इस तरह से नहीं सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है। आप यूँ सोचेंगे कि अरे चलो PR में ज़्यादा है, तो PR में भी क्या, PR तो बहुत बड़ा है, किस चीज़ का PR, आप किसके लिए PR करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन चाहेगा कि मैं और ज़्यादा अपने काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है अपने पास रखूं, तो आपके पास उसकी डिग्री हो गई, आपने PG डिप्लोमा कर लिया कहीं पे, ठीक है, उस चीज़ का, तो आपको ज़्यादा वो वेटेज मिलेगा, ठीक है। आपने उस सेक्टर में काम किया, तो यही होता ना कि जॉब में क्या देखते हैं, जॉब प्रोफाइल देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपका किस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो आप उसी में ही जो है लेके चलिए, ताकि एक तो भविष्य में जो है ना आप उस हिसाब से जो है अपने आप को प्रस्तुत कर पाएँ, अपने आप को दिखा पाएँ कि देखिए मेरे पास ये एक्सपीरियंस था। तो आपको अभी से सोचना होगा आने वाली, क्योंकि हमें क्या है ना, आने वाली जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि कैसी जॉब प्रोफाइल होने कोई वाली ऐसी है जॉब उनका। प्रोफाइल है जो खत्म हो सकती है AI के आने से या टेक्नोलॉजी के बढ़ने से? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जर्नलिज्म। नहीं, कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल जो, ऐसा कोई जॉब प्रोफाइल जो खत्म हो सकती है? आप देखिए रिपोर्टर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, जो कि सबसे कोर एलिमेंट है, जहाँ से खबरें आती है। खबरें लाई नहीं जा रही है, खबरें तो जो आ रही है उसी को ही जो है आप बना के प्रस्तुत कर दे रहे हैं, उसी का तो न्यूज़ पैकेज बन रहा है। खबरें लाने के लिए जो रिपोर्टर्स इतनी बड़ी संख्या में, आज से 10 साल पहले एक बड़ी संख्या होती थी न्यूज़ चैनल्स में, बहुत से रिपोर्टर्स को हम जानते थे कि ये फलने रिपोर्टर्स हैं, इनकी ये है। कोई ऐसा रिपोर्टर मेरे को दिखते ही नहीं है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है हालत क्या हो गई, उसमें भी रिपोर्टर की जो हालत है ना, जो पोजीशन है, मुझे लगता है वैसे रिपोर्टर ही नहीं है तो एक तरीके से ख़त्म है। आप देखिए कि उसमें अब चीज़ें हो क्या रहा है कि जो खबरें आई उसमें से हम बनाएंगे नई स्टोरी ढूंढने के लिए। आप जो काम कर रहे हैं वो आप एक तरीके से ब्लॉगर के रूप में हो गए हैं, आपकी वो सॉफ्ट स्टोरीज बन गई है, क्योंकि हार्ड जो न्यूज़ आ रही है वो सारी की सारी आपकी जो है यहीं से ब्रेक होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप बना नहीं पा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशंस। एक टाइम था कि स्टिंगर, हाँ, आप जो है स्टिंग ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों को हायर करने लग गए थे कि क्या करना है, कि फल्ली टेक कंपनी से आप बातचीत कर रहे हैं, आप इक्विपमेंट जुटा रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। अब वो कोई कर ही नहीं रहा। तहलका जैसा आपने केस देखा ना, तो उसके बाद कहाँ हो रही है चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो समय के साथ आती है, हमें लगता है कि ये तो बहुत चलने वाला है, अचानक से वो ख़त्म भी हो जाती है। तो बहुत से काम ख़त्म हुए हैं, बहुत सी जॉब प्रोफाइल ख़त्म हुई है, जर्नलिज्म भी नए शेप में आ चुका है। जर्नलिज्म आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपको कम्युनिकेशन के उस दायरे में देखना पड़ेगा, बड़ा सोच के देखना पड़ेगा। आप देखिए ना कि कोई भी बच्चा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना, हाँ, कोई भी बच्चा जो अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा है, वो केवल जर्नलिस्टिक वर्क ही नहीं कर रहा है, वो एज ए कम्युनिकेटर के तौर पे काम कर रहा है। कि आप देखिए कि वो खुद से ही अपने लिंक्स बना रहा है, खुद से ही जो है अपनी एडिटिंग कर रहा है, खुद से ही उसको पोस्ट कर रहा है, नई स्टोरीज भी वो खुद देख रहा है। और केवल वो जर्नलिस्टिक वाला जो कंटेंट होता है उसको ही अगर वो आप रखेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो शायद आपका प्लेटफॉर्म चल नहीं पाए। आपको और हॉलिस्टिक होना पड़ेगा, जो समय के साथ पहले ही हो गया। हम देख रहे हैं वेबसाइट होती है, उसमें हर तरह का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अखबार होते हैं, उसमें भी हर तरह का सेक्शन धीरे धीरे करके इमर्ज आया। पिछले 40-50 सालों में अखबारों ने अपने आप को उस तरह से सेव कर लिया कि आप केवल जर्नलिस्टिक न्यूज़ नहीं चला रहे हैं, आपके पास कुछ और भी चीज़ें उसके अंदर है। इसी तरह का आपका प्लेटफॉर्म है कि आप केवल जर्नलिस्टिक काम नहीं करके सभी तरह के काम करते हैं। सर मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आज कंटेम्प्रेरी टाइम पे अगर इस बार की बात करें तो अब हम लोग को जैसा पता है IIMC या किसी भी मीडिया, बहुत सारे मीडिया के मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए CVT PG का एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो जो CVT PG में COQP 17 का कोर्स है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, इस बार का पेपर बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट था। तो क्या आपको पता चला कि वो पेपर किसने बनाया था और ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों किया था? नहीं, देखिए इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये NTA की गैर जिम्मेदारी वाली बात थी। क्योंकि CVT के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो
एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होते, वो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। जी। एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप बहुत टफ क्वेश्चन पूछे हैं तो समझ में आता है। एंट्रेंस में देखिए क्या होता है कि बच्चा अपने कॉलेज के साथ में प्रिपेयर कर रहा होता है और उस चीज़ का बेसिक पढ़ के जाता है आमतौर पे। और उसमें भी अगर आपको ये करना है कि नहीं हमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछना है, बहुत डिटेल पूछना है, तो आपको समय के साथ में सिलेबस में अपडेट करके बच्चों को इन्फॉर्म्ड करके और थोड़ा सा स्लाइटली पैटर्न को चेंज करना चाहिए। जैसे इस बार बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन है, मैंने भी पेपर दिया कि कोई फलानी बुक किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, इस तरह के जो, या हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन्स आए और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, आप देखिए कि मार्च 19 ऑफ मार्च को जो पेपर हुआ 26 में, तो उसमें आप देखिए फरवरी 2025 से लेके मार्च 2026 तक इस बीच में करंट अफेयर का कुछ पूछा ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपको 2024 से पूछा था। हाँ, तो वो ना 25 से लेके 26 के बीच में कुछ पूछा ही नहीं है। तो ऐसा लगा कि एक साल पहले ही पेपर बन चुका था। तो ये कहीं से भी आप देखिए कि कोई भी इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा खुद एनटीए कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया। नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, आपने ऐसा क्यों किया कि आपने हिस्ट्री के एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसमें मिडिवल इंडिया वगैरह कुछ ऐसा कुछ पूछा, कल्चर आपने बहुत ऐसा बढ़ा दिया कि बच्चा आमतौर पे नहीं पढ़ पाता, थोड़ा इजी रखना चाहिए था। फिर आप देखिए कि जो आपने क्वेश्चन भी पूछे, चलिए आपने पुराने क्वेश्चन भी करंट अफेयर के पूछे या रिपोर्ट से पूछे, तो आपने देखा कि SDG 7 जो जेंडर इनइक्वलिटी वाला है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर है सेक्स रेशियो, उसमें भी स्टेट्स की रैंकिंग पूछी, उसमें भी जो फिर जो सीक्वेंस पूछी, उसमें जो सीक्वेंस के लिए ऑप्शंस आपने दिए वो भी इतने क्लोज दिए, इतने टफ दिए कि उसको सॉल्व कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। मुझे, मेरा जो बहुत छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात है, लेकिन ये किसी ऐसे इंसान ने पेपर सेट किया था जिसको शायद इस पेपर की या फिर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की नॉलेज कम थी। देखिए पेपर सेट कैसे होता है मुझे नहीं पता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ही पढ़ी है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ। और मैंने भी बहुत कुछ सुना, लेकिन उसके बारे में एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, है ना। आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर कि क्यों हुआ, क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2026 जैसा पेपर 27 में नहीं आएगा। पेपर क्या एनटीए ने अपनी गलती मानी? क्या आपके कुछ इंटरनल सोर्सेज? नहीं, उनको पता है, ये तो है, उनको पता चल गया था कि क्या हुआ है, उनको अच्छे से पता चल गया। और इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी तो हो रहे हैं एनटीए में, तो 2026 जैसा पेपर वापस ऐसे नहीं आएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। हम उम्मीद भी ये करते हैं कि हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको ये ट्रॉमा ना झेलना पड़े। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वापस होगा। पहले भी एनटीए ने बहुत से खेल हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि 25-24 स्मूथली हो गया है। 23 में भी उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, और एडमिट कार्ड नहीं आना बच्चों के, बहुत कुछ ऐसा हुआ था 2023 में। 23 में 2 पेपर हुए थे। 2 पेपर हुए थे, एक 10 जून को, एक 25 जून को। 10 जून वाले में कई लोगों के एडमिट कार्ड नहीं निकल पाए, तो हमने फिर बच्चों को इकट्ठा किया जिनके नहीं आए, फिर उसका एक कैंपेन बनाया, फिर एनटीए तक बहुत आगे तक बात पहुंचाई। फिर एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें री पेपर्स का वो लिस्ट आया था, उसमें भी फिर हमारे पेपर का नाम नहीं आया, फिर और उसको थोड़ा सा बढ़ा के किया, तब जाके फिर से हमारा जो है COQP 17 का पेपर हो पाया था। वो नाम सही है, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। मैं देखिए, मैं इस तरह के कमेंट नहीं करता, मैं कर देता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट। आप फ्री हैं इसके लिए जी। तो सर एक बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन में और IIMC के मास कम्युनिकेशन में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर दोनों के ही वे ऑफ जर्नलिज्म की बात करें? बिल्कुल, देखिए जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड सेंटर है इसके लिए, और दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं। एक तो AJK MCRC कोर्स चलाता है जी, और जो उनका एक मीडिया कल्चरल डिपार्टमेंट है, मीडिया गवर्नेंस वाला कोर्स है, वो एक अलग डिपार्टमेंट का कोर्स है। एक हिंदी डिपार्टमेंट भी कोर्स चलाता है। तो उसमें से जो AJK MCRC वो एक डेडिकेटेड सेंटर है, उसका एक अपना सब कुछ है, तो वो काफ़ी फेमस रहा है, उसकी रैंकिंग आप देखते हैं, और वो जाहिर सी बात अच्छा है। जामिया को वो लोग ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं जिनको प्रॉपर डिग्री चाहिए होती, क्योंकि इससे पहले आप सब जानते हैं कि IMC में डिग्री कोर्सेज नहीं थी, केवल PG डिप्लोमा थे। तो जो लोग, बहुत क्लियर था कि जिनको प्रॉपर डिग्री ही चाहिए वो जामिया चले जाते थे, वो ज़्यादा जामिया पे फोकस करते थे। लेकिन आप देखिए कि बहुत 5-10% बच्चे होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन है कि मेरा IMC में भी हो रहा है, जामिया भी हो रहा है, किस में जाऊँ। नहीं तो उसके पास ऑप्शन है ही नहीं ना, वो तो जामिया और IMC दोनों के लिए ट्राई कर रहा है, जिसमें हो जा रहा है वो चला जा रहा है।
लेकिन फिर भी किस बच्चे को मतलब ज़्यादा आप तो आईएमसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आईएमसी ने आपको मास्टर्स कोर्सेज जो कर वो भी डिस्टिंक्ट वाले, वो ज़्यादा, मैंने कहा ना कि आपका अगर इस समय में, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को ये पता चल जाए कि उसको बनना क्या है, तो उसकी सारी कहानी ख़त्म हो गई, मतलब सारा सब कुछ क्लियर हो गया, वो स्ट्रगल ही ख़त्म हो गया उसका। ये समझिए बनना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपको अपने बारे में पता चल गया तो आपको सब पता चल गया। सबसे मुश्किल क्या है, अपने बारे में जानना है। तो आपको पता चल गया कि मेरा ओरिएंटेशन जो है पार्टिकुलर, उसमें मेरा पीआर में लग रहा है, मेरा इवेंट मैनेजमेंट में। मैं ये कहता हूँ गांव में भी काफ़ी लोग मिलते हैं, अगर आपको शादी ब्याह में व्यवस्था करने मज़ा आता है, भाई आप इवेंट मैनेजमेंट में क्यों नहीं चले जाते हैं। अभी मैं एक स्कूल गया था, वहाँ हम कुछ इस साल एक्टिविटीज़ करवाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, एक 10th 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हम एक असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं, जो अभी करूँगा मैं। तो उसमें मैंने क्या किया है कि एक बच्चे को, मतलब एक क्लास को हम टास्क देंगे कि आपका दोस्त जो है पार्षद के चुनाव में, वार्ड मेंबर के चुनाव में खड़ा हो रहा है, आपको अपने दोस्त का जो है प्रचार करना है, ठीक है। उसको हमने पीआर वीआर कोई भारी भरकम शब्द नहीं दी, हम मीडिया की क्लास नहीं लगा रहे हैं, हम उसको कुछ टास्क करवा रहे हैं कि आपका दोस्त जो है वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा है, उसका प्रचार करना है, कैसे करोगे। जाहिर सी बात है, बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा, उसमें से जो सबसे बेस्ट करेगा उसको हम कहेंगे तो पीआर के लिए बेस्ट है। आपके पापा की दुकान है, आपके पापा ये चीज़ बेचते हैं, अपने पापा के प्रोडक्ट को जो है आपको एडवर्टाइज करना है, कैसे लिखोगे, एक पोस्टर बनाना है उसका, तो पोस्टर मेकिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी हमने असाइनमेंट्स बताए, ठीक है। करीब 10 से 15 तरह के ऐसे सिचुएशंस बेस्ड चीज़ें करके एडवर्टाइजिंग, पीआर, सिनेमा, उसमें हर चीज़ कवर की है कि आपके मोहल्ले में घटना घट गई, आपको एक वीडियो बनानी है उसके ऊपर माइक पकड़ के, कैसे बनाओगे एक पत्रकार के तौर पे, तो किसी को शौक होगा वो निकल के आएगा। स्कूल लेवल पे अगर उसे ये पता चल गया ना कि मेरे अंदर ये आर्ट है, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा कोयले सा धीरे धीरे तराशना शुरू कर दिया। हाँ, तो मैंने स्कूल लेवल पे ये चीज़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैंने अगर मीडिया एजुकेशन के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ किया है, मुझे लगता है कि अपने गांव के बच्चों के लिए, मुझे कस्बे के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर जो बेस्ट फिट है मीडिया के लिए, उसको हम स्कूल से ही बताना स्टार्ट करें कि तुम हो, वहीं से गाइड करना स्टार्ट करें, तो वो जाके परफेक्ट हो पाएगा 20-25 साल की उम्र में। अब होता क्या है कि आप 20-25 साल की उम्र में ये भाग रहे हैं, आईएमसी करूं, जामिया करूं, क्या करना है सर, पीआर का कोर्स कर लूं क्या। भाई आप बहुत गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हो, ये काम आपका स्कूल पे ही हो जाना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है कि मैं पूरे स्टेट की या नेशन की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने स्टेट पे, अपने लेवल पे कुछ, अपने टाउन पे कुछ कर सकता हूँ, तो वो मैं कोशिश मेरी जारी है। इसी से जुड़ा आपने टास्क की बात करी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने अपने कॉलेज टाइम में एक वाद विवाद की प्रतियोगिता शायद कराई थी अपने गांव में, उसकी प्लीज़ एक बार स्टोरी बता सकते हैं? हाँ, आईएमसी में देखिए कि मैं मेरी करीब 97% समथिंग ऐसी अटेंडेंस थी। आईएमसी का कोर्स मैंने फुल यूटिलाइज़ किया। कोई असाइनमेंट देता था तो वो तो मैं डन था ही मेरा, एक्स्ट्रा अपने से लेता था। जैसे मान लीजिए कोई बीच में वेकेशन पड़ गई है तो गांव में गया मैं, है ना। मुझे फर्स्ट टाइम मतलब पता चला कि एप्लीकेशन में ऐसे जो है आप लेपल माइक लगा के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे एडिटिंग होती है, ये जब बेसिक समझ में आया, उस दिन से मैंने स्टोरीज बनानी स्टार्ट की। ये यमुना ब्रिज जो है उसके, है ना, लोहे वाला पुल, ये आसपास की जो बस्ती हैं उस पर हमने काम किया। जब गांव में छुट्टियों में गए तब मैंने ओपिनियन पोल कंडक्ट किए, ठीक है। एक डिबेट करवाई, एक कांग्रेस, मतलब 2 कांग्रेस के प्रवक्ता बनाए गाँव के लोगों को ही, 2 बीजेपी की। जो वो सच में थे कि या फिर बस बना दिया? नहीं, वो तो है सच में। अच्छा, वो सच में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। नहीं, मतलब जैसे कि वो प्रवक्ता थे, तो प्रवक्ता सच में नहीं, वो कोई घोषित प्रवक्ता नहीं थे। नहीं, मैं जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे बनाया, तो वो सच में कांग्रेस के प्रवक्ता थे या कांग्रेस समर्थक थे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस समर्थकों को ही हमने कांग्रेस का प्रवक्ता बना, उनको पार्टी को बताया कि मैं इस तरह से कुछ करना चाह रहा हूँ। वो भी मतलब होता ना कि नेचर आपको सपोर्ट करती है। हाँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ का, तो वो हो गया। तो मज़ा आया था उस टाइम पे? बिल्कुल सर, आपने इतना अपने कॉलेज टाइम पे काम किया, आईआईएमसी में आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद भी आपने कोर जर्नलिज्म की जॉब क्यों नहीं करी? आप एक मीडिया एजुकेटर के रोल पे कैसे आ गए? देखिए, वो था कि ये प्लेटफॉर्म मेरा बूम हुआ था
कोरोना काल के समय में, जिस समय हम घर बैठे थे। तो होता ना कि जब आपके पास बाहर आप जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो जो आप कर रहे थे थोड़ा बहुत उसी में कुछ ताकत लगाने की कोशिश होते हैं। तो 2019 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आईएमसी का, उसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा था अपनी वर्डप्रेस पे, एक वेबसाइट बना के उस पर ब्लॉगिंग, मतलब डे बाय डे हमने असाइनमेंट्स दिए। उसमें मैंने अपने नंबर डाले कि अगर कोई बहुत अच्छा अपना लगता है कि आप कर रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पीडीएफ में आंसर लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर, हाँ डिस्क्रिप्टिव था। तो आईएमसी जामिया दोनों का डिस्क्रिप्टिव था, तो दोनों की प्रिपरेशन हो रही थी। तो लोग भेजना स्टार्ट किया और मैंने रिव्यू करना स्टार्ट किया। तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा मेरा ये काम, और ये फ्री में था, कुछ उसमें चार्जेस भी नहीं थे। फिर ऐसा हुआ कि 2019 में जितने भी मेरे से बच्चे जुड़े सबका एंट्रेंस क्लियर हुआ, चाहे वो आईएमसी हो चाहे वो जामिया हो। तो वो फिर वो हो गया कि हरी सर। तो मैंने देखा यार क्या, मैंने उसको कोचिंग के फॉर्म में कभी सोचा ही नहीं। वो धीरे धीरे कोरोना काल में बहुत बच्चे आ गए, तो कुछ फीस मैंने लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में फिर उसको मैंने सोचा कि इसको हम प्रोफेशनली डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फिर एप्लीकेशन बनाई। 2021 में मेरी मीडिया एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन आ गई थी प्रॉपर। मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज करके, हरिशंकर सोनी नाम से ही मेरा चैनल था। मैं अपने ही वीडियोस बनाता था, जो भी जर्नलिस्टिक वर्क वगैरह किए। तो वो फिर मैंने ब्रांड के कितने लोगों की टीम है आपके साथ? मेरी टीम में देखिए, अगर कंटेंट क्रिएशन में देखूँ तो हम 2-3 लोग काम करते हैं। बाकी छोटे मोटे असिस्टेंट, जैसे कि जैसे आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो अपलोड करने के लिए, बाकी टेक्निकल काम एप्लीकेशन वाला जो हमारा पार्टनर है वो संभाल लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं, लोग तो बहुत से हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादातर 5-7 लोग तो परमानेंट। हाँ बिल्कुल, इतने लोग हैं, लेकिन वो कुछ परमानेंट नहीं है कि यही लोग हैं। जब जिसकी ज़रूरत होती है लोग आपस में जुड़ते हैं, हम लोग काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए डिस्कशन करना कि करना क्या है, कैसे बताएं। अब आप सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं जुड़ा रहता हूँ सबसे, इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये मैं पता रखता हूँ, ताकि जो मेरे पास जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम बेसिक लेवल पे खड़ा कर सकें। अब जैसे आपने इंडस्ट्री की बात करी, तो आप इतने सालों से मीडिया इंडस्ट्री में, तो कोई ऐसा टाइम जब आपको लगा कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इंडस्ट्री में, या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा कि नहीं यार इंडस्ट्री में बहुत गलत हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कई बार ऐसा हुआ कि बल्क में कईयों की छुट्टी कर दी जाती है, तो वो सिचुएशन मुझे थोड़ी सी लगती है। कई बार आप जैसे मान लीजिए कि नए बच्चों को गाइड कर रहे हैं और आपके सीनियर जो हैं छुट्टी पे जा रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार कई दोस्त लोग ऐसे भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार इस बार जो है बच्चे निकले वो इतना वो नहीं रहा, तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम किन के लिए वो कर रहे हैं। तो ये भी है। प्लस ये है कि थोड़ा सा डिक्लाइन भी है बच्चों के अंदर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से क्वालिटी, या फिर ये हो सकता है कि बच्चों को हो सकता है कि डायरेक्ट उनका प्लेटफॉर्म उन्हीं को मिल जा रहा है। जैसे खुद किसी के अंदर टैलेंट है, तो वो जैसे आप अपना चैनल चला रहे हैं, आईएमसी जाने से पहले ही चला रहे हैं, तो सबके पास अपना अपना हो गया है। आपको जैसे होता क्या था कि 2003 में मान लो कि किसी को जर्नलिस्ट बनना है, तो उसके पास यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है कि वो माइक उठाए और जर्नलिस्ट बन जाए। उसको एक प्रॉपर प्रोसेस में आना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइंड वे में चलना। हाँ, तो तब वो जर्नलिस्ट बन सकता है। काम करके दिखाना पड़ेगा और कोर्स वर्क करके पूरा उस तरह से जुड़ के आ सकता है। अब आज आपने सोचा आप 5 मिनट बाद में यूट्यूब अपना लॉन्च कर दो, फल्ली खबर, फल्ली न्यूज़ करके आप स्टार्ट करके तुरंत आप बन गए जर्नलिस्ट। आपके पास मास कम्युनिकेटर होने की पूरी क्षमता सरकार ने यहाँ पे दे रखी है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई लाइसेंस वाइसेंस तो है नहीं, जो बोलना है बोलो। यूट्यूब चैनल आपका सब खुला हुआ है, एक दिन में सेटअप लगा सकता है बंदा। लेकिन उस समय मास मीडिया के चैनल्स लिमिटेड है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल लिमिटेड है। मतलब वो प्लेटफॉर्म जो मास तक पहुंच सकता है वो लिमिटेड है, और वहाँ हर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। आपकी जेब में जो है, आप ऐसी चीज़ है कि आप मास कम्युनिकेटर, आपने वीडियो डाला, करोड़ों लोग देख सकते हैं। आपके फॉलोअर्स नहीं है ना, उसके बाद भी एल्गोरिदम ऐसी है कि अगर आप कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, अगर आपकी स्टोरी में दम है, आप टैक्स वैक्स कुछ मत लगाइए, आपकी एल्गोरिदम आपको जो है तुरंत पहुंचा देगी। देखते हैं ना, एक नॉर्मल सा व्यक्ति अपनी एक वीडियो डालता है, तुरंत जो है उसके कोई फॉलोवर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो वायरल हो जाती है। अगर हम बात करें, सब आईआईएमसी के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, मैं भी हूँ नो डाउट, लेकिन हर चीज़ के कुछ दो पहलू होते हैं।
तो मैं आईआईएमसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जानना चाहूँगा या स्टूडेंट्स को जानना चाहूँगा जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा एज अ बीइंग अ स्टूडेंट। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी का आईएमसी जाने के बाद आपका नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है, फ़ायदा, अब उतना फ़ायदा आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर जैसे मान लीजिए कि आपके पास, मैं देख रहा हूँ कि मैक का अच्छा खासा, आपने 10 लाख रुपए का जो है मैक स्टूडियो खरीदा, ठीक है। अब आप उसमें से 5 मिनट की छोटी सी क्लिप एक कट लगा के रेंडर करके उसका यूज़ करते हैं। तो आज जो काम आपका 50,000 में हो सकता था वो आपने 10 लाख रुपए फालतू में खर्च कर दिए। आईएमसी उसी तरह से है कि अगर आपको बहुत अच्छा करना है कम्युनिकेशन की दुनिया में, तो आपको आईएमसी एक एलुमनी नेटवर्क दे रहा है, आपको उस तरह के प्रोफेसर्स का सपोर्ट दे रहा है, आपको पीयर लर्निंग के लिए वैसा एनवायरनमेंट बना के दे रहा है। लेकिन अब आईएमसी जाने के बाद या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप कहीं और खो गए हैं, अब आपका कुछ मन नहीं है, आप जो है अपने रिलेशनशिप में इतने बिजी हैं कि आप समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका विजन ही आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ जाके ये ओरिएंटेशन देखना था कि मैं पीआर के लिए अच्छा हूँ, एडवर्टाइजिंग के लिए अच्छा हूँ, ये सब सोचना था। उस हिसाब से जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से करना था। तो आप अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप असाइनमेंट किस तरह के दिए जाते हैं आईआईएमसी में? बहुत बेसिक से हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आरटीवी के कोर्स में है तो आपको कोई शॉर्ट फिल्म मेकिंग हो गया, एडीपीआर में तो एड फिल्म मेकिंग हो गया, और अगर आप हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म में तो लैब जर्नल वाले ज़्यादा रहते हैं। बाकी हर तरह का असाइनमेंट हर तरह के कोर्स में जरूर होता है, डेवलपमेंट होती है, जरूर होता है, लेकिन वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एंकरिंग से जुड़े हुए असाइनमेंट्स आरटीवी वाले को ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म वालों को 1-2 दिया जाएगा। उसको लैब जर्नलिज्म, वो प्रिंट पे ज़्यादा फोकस रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो। बाकी ऐसा होता है कि कोई भी मीडिया इंस्टीट्यूट आजकल हम देख रहे हैं जो अच्छा है, वो सारा बेसिक आपको सिखाता है, सबका ओरिएंटेशन देने की कोशिश करता है कि देख लो क्या होता है इस फील्ड में, फिर तुम्हें जहाँ पे जिस तरह से काम करना तुम वो करो। सर एक चीज़ जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर करके बैठ गई कि अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एडीपीआर से हैं, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन से हैं, तो हम किसी जॉब प्रोफाइल जो कि ईजे के बच्चे यानी इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए बच्चे के लिए सूटेबल है, हम उसमें प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते। तो क्या ऐसा सच में, या कोई भी किसी प्लेसमेंट में बैठ सकता है? कोई भी किसी के भी कंपनी में बैठ सकता है, ये आईएमसी कहता है, ठीक है। अब कोई कंपनी नहीं बिठाना चाहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली एलिजिबल आईएमसी की ओर से कुछ नहीं है ना, कंपनी की तरफ से। कंपनी वो भी कुछ पर्टिकुलर कंपनियां करती है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, आईएमसी में सीटें बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब आप एक कंपनी हो, आपको 5 लोगों की हायरिंग करनी है, आप 800 लोगों का तो इंटरव्यू नहीं करोगे ना। सही बात है। आपकी कंपनी में तो फुल डिमांड आ रही है, तो आप 800 लोगों के तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो आप फिल्टर लगाओगे, जाहिर सी बात। कोर्स का फिल्टर, कोर्स का फिल्टर, कैंपस का फिल्टर, वो लगाना चाहे तो लगा सकती है। कैंपस का भी फिल्टर होता है, ठीक है। सर अगर मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जर्नलिज्म फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं या बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में क्या इवॉल्वमेंट आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रही चीज़ें। आप ज्ञान सभी क्षेत्रों का रखिए, ठीक है, लेकिन एक जगह पे अपनी स्पेशलाइजेशन जरूर रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एडिटिंग से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका जो काम है, आपको पता है कि मेरा ये वाला जो बंदा है ग्राउंड रिपोर्टिंग बढ़िया करता है, आप उसको वहाँ भेजोगे। एडिटिंग भी अच्छी जानता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी ये बढ़िया करके लाएगा। एक स्पेशलाइजेशन है उसके पास, उसका टैलेंट है, तो आपने उसके जो है टैलेंट को समझा, उसके हिसाब से उसको काम दिया। तो अब ये काम कोई और समझेगा, इसका वेट मत कीजिए कि मैं अब इंडस्ट्री में जाके देखूं क्या होता है। नहीं, आप वेट मत कीजिए, आप जितने भी तरह के मीडिया के काम है आप करके देख सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग की कॉपी राइटिंग करके देखिए, कैंपेन डिज़ाइन करके देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए, मॉक में हर चीज़ कर सकते हैं आप जर्नलिस्टिक वर्क करके देखिए, सारा सब कुछ, जितना भी जर्नलिस्टिक वर्क है सारा सब कुछ करके देखिए, किस में आपका दिमाग काम कर रहा है, किस में आपकी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। तो अपने आप को देख के स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ो, क्योंकि आने वाला समय जो है स्पेशलाइजेशन ही आपको लेके जाएगा। आप देखेंगे जॉब प्रोफाइल को, ठीक है, जितनी भी जॉब प्रोफाइल है वो सब ट्रांसफॉर्म हो रही है, चाहे एडिटर से लेके आप नीचे, मैंने कहा रिपोर्टर तो आप देखिए ना, खबर खुद आ रही है। आजकल सिटीजन जर्नलिज्म का ज़माना है, पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म का ज़माना है,
ठीक है। वहीं पे आप देखिए कि आप डेस्क पे जो है बिग डेटा एनालिसिस करके नई नई तरह की स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, आप एआई का यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ करके आप नए नए तरह के जो हैं विजुअल्स बना ले रहे हैं। जो आपके पास विजुअल बनाने के लिए आपको एक कार्टूनिस्ट बिठाना पड़ता था, एक डिज़ाइनर बिठाना पड़ता था, वो कुछ कुछ करके मतलब बहुत बड़ी टीम भी हो जाती थी कहीं, है ना, कि कैरिकेचर बनाना है, किसका कुछ करना है, वो सारा एआई आपको वो करके दे देता है। तो आप अब जो है जहाँ आपको एक डिज़ाइनर या कैरिकेचर बनाने वाला बंदा बिठाना होता था, अब आप ऐसा एक बंदा बिठाते हैं, पीसी पे बिठाते हैं, उसका एक अलग जॉब प्रोफाइल हो गया है। उसको किसी और नाम से बुलाते थे, अब भी वो है आपके पास, लेकिन डेडिकेटेडली एक पीसी पे बैठा है, उसकी जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई है। हाँ, ये बात भी है कि केवल उसको एक काम के लिए नहीं रखा जाएगा, थोड़ा सा 2-4 काम वो कर सकें, इस हिसाब से होलिस्टिक अप्रोच हाँ, क्योंकि कॉस्ट कटिंग जो है ना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। क्या कॉस्ट कटिंग को सोच के चलते हैं कि यार एक बंदे से 4 काम हम कैसे करवा लें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि अब जर्नलिज्म एक पेड पीआर बन के रह गया है? ये तो है ही है, मानते बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। आप देखिए ना कि मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगा, 2-3 महीने पहले की बात है कि जैसे आम तौर पे एडवर्टोरियल जो हम देखते हैं, ठीक है, और एडवर्टोरियल की तरह ही अगर कोई खबर छप जाए, मतलब आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़ के फॉर्म में छप जाए, एडवर्टोरियल ऐसा कुछ लिखे ना, तो आप उसे क्या कहते हैं? पेड न्यूज़ कहते हैं। अखबार की भाषा में हर एक प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी खबर चल रही है, उसका कोई कुछ हाथ पैर था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती चल रही है, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि पेड न्यूज़ है। कुछ खबरें पेड न्यूज़ होती जो हमें पता नहीं चलती, इवन प्रोफेशनल्स को भी कई बार पता नहीं चलता कि अच्छा ये पेड पीआर था। तो आप चलाने के लिए खबर चला रहे हैं, लेकिन वो किसी ने पैसे दे के या किसी उसके जो है इंटरेस्ट है किसी चीज़ का, तो उसके चक्कर में वो खबर चल रही है। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत कुछ हो रहा है ना। जो बच्चे काम करते हैं वो खुद ही बता देते हैं कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, तो ये तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने जब देखता हूँ कि भाई ये खबर तुमने छाप रखी है, इवन मोबाइल नंबर भी उसका दे रखा है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जयपुर रोड पे जो है रिहायशी इलाके के तौर पे सबसे बेस्ट हो गया है, ठीक है, या जयपुर रोड पे जो है इस साल इतने फ्लैट्स बिके, तो आपने क्या कर दिया, एक पीआर कर दिया, फिर उसी न्यूज़ में नीचे मोबाइल नंबर तक डाल रखा है, एडवर्टाइजमेंट में जैसे डालते हैं। तो ये पीआर मतलब आप देखिए ना कि पेड न्यूज़ का भी लेवल कितना बढ़ गया है। और ये भी देखिए, उनको जब पता चल गया एडवर्टोरियल नाम लोग समझने लगे हैं, उसके नए नए नाम निकालने लग गए, उसका जो कॉन्सेप्ट ही जो है बदलने की कोशिश कर दी गई है। तो ये तो हो रहा है। और या ये कहें कि जैसा आपने पूछा कि यस, जो जर्नलिज्म का काम है वो एक तरीके से पेड पीआर की तरह जो है। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। बीइंग अ स्टूडेंट मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी। आप बीकॉम के स्टूडेंट थे, आप उस पर जर्नलिज्म में कैसे हैं? वही बात है ना, जैसे मैंने कह रहा था ना कि बच्चों को पहले पता चल जाए कि क्या करना है। मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं जयपुर गया 2000 मतलब मेरी जो 10th तक की पढ़ाई है 2013 तक वो गांव में हुई। 11th-12th जो है शहर की कोई पास का छोटा शहर है वहाँ हुई। फिर 2015 में मैं जयपुर आ गया था। आने के बाद कॉमर्स कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया और पता चला कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है। तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, ऑनर्स का, लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं हो रही इंटरेस्ट है, नहीं था। इंटरेस्ट बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं ना, कि कोई आपको पढ़ाए क्लास में। आपको उतनी प्रॉपर क्लासेस मिली ही नहीं, तो मेरा कॉमर्स से मन उसलिए भी उठ गया क्योंकि कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था ना। जो बच्चे मिलते थे वो जॉब प्रोफाइल ही नहीं बता रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो जहाँ जॉब प्रोफाइल दिखी कि एसएससी की तैयारी करो, सीजीएल में ऐसी ऐसी जॉब है, मैं लग गया कोचिंग में। जो दिखता है, जो प्रोफाइल आपके आसपास चर्चा में रहती है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो मेरे को दिखा, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। और एक दिन आईएमसी का इश्तिहार देखा मैंने, यूं ही उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया आईएमसी के बारे में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो होता ना कि जिसमें आपका कुछ लिखा होता है, किक आई। हाँ, मतलब एक मैं नियति को भी बहुत मानता हूँ कि शायद उस दिन मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही था कि मैंने, वो था कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उस पर तो मेरी कमांड बन गई थी। होता ना कि आपके 5-7 सब्जेक्ट बताएं,
तो आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट बेस्ट है, इसमें कर लेता हूँ। तो मास्टर्स तो उसमें इसीलिए किया क्योंकि वो पढ़ चुका था। वो पूरा पढ़ने के बाद मैंने उसको जो है मास्टर्स के तौर पे स्टार्ट किया, वो भी आईएमसी से निकलने के बाद, ताकि थोड़ा सा जो है एक जो वो मैं है। मास्टर्स में जो अपने मैं जर्नलिज्म में कर रहा हूँ कि हाँ, पढ़ने लेकिन के वो बाद उसको मैंने करियर के तौर पे कुछ लगा ही नहीं मेरे को। आपको खुद लग जाता है कि हाँ इसमें मेरा करियर हो सकता है, अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बहुत मुश्किल से कुछ मिला, लेकिन जब मिला तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। सर अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आपको एक या दो शब्द में मैक्स टू मैक्स उसके जवाब देने हैं, या यस नो या नाम में देना है। फेवरेट जर्नलिस्ट? मुझे एक भी नाम से ही बात बताऊं कि इस समय नहीं अगर सर, आप, ऐसा नहीं सर, प्लीज। कुलदीप नायर मेरे। कुलदीप नायर, काफ़ी अच्छे से दोस्तों डिप्लोमेटिक पारी खेली सर ने। नहीं। फेवरेट सॉन्ग? तुम ही हो। आशिकी 2 वाला। फेवरेट टाइम पास? चेस मुझे सबसे अच्छा लगता है। टाइम पास मतलब खाली है तो चेस खेल ले। खाली है, अगर कोई बंदा सामने बैठा है, चेस में जितना मजा आएगा उसमें शायद। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी क्या बताऊं, मुझे एक तो 2-3 की भी नाम ले सकते हैं। मुझे पीपली लाइफ सही में बहुत अच्छी मूवी लगी, जिसको देखते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। महंगाई डायन खाए जाता है। हाँ, मुझे पीपली लाइफ बहुत अच्छी, मुझे लगता है वैसी फिल्में जो है ना खूब सिनेमा। हाँ, उसमें है ना आपको मसाला भी मिल जाएगा, आपको सोशल मैसेज भी आपका आ जाएगा। फिल्म, क्योंकि फिल्म आप इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो बैठ के किताब भी पढ़ लो यार। मुझे लगता है कि मूवी बोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें खूब मसाला भी होना चाहिए, कुछ ऐसे विजुअल्स भी आप दिखाएं, सोशल मैसेज भी दें, तब मुझे मूवी के तौर पे पीपली लाइफ जैसी फिल्में अच्छी लगती ऐसी हैं। कोई बुक्स जो आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहिए कि ये ज़रूर पढ़ो, मीडिया के अलावा भी, बस इन जनरल उनको पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है कि मीडिया के अलावा ही ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए मीडिया पर्सन को। कौन सी 2 किताबें, 2 या 3 किताबें? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि बेसिक क्लियर करने के लिए यूपीएससी वाला जो मटेरियल मुझे लगता है मैंने पढ़ा था ना, मुझे लगता है कोचिंग का ही मटेरियल आप पढ़ लो पहले तो। लेकिन अगर कोई जैसे रीडिंग, क्योंकि स्कूलिंग जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत पुअर है। मुझे पता है कि जब तक मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तब तक मुझे बेसिक्स भी पता नहीं थे। एक तो आप ये देख लो कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है तो आप फिर वो जाओ कि हाँ आप जो है अलग अलग फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप जो है बशीर बद्र की किताबें पढ़ रहे हैं, आप शायरी में खूब पढ़ रहे हैं। बशीर बद्र जी अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल आपसे जब सवाल जवाब होंगे तो आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी। तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फिलोसफिकल किताबों में। यूपीएससी जर्नी के बारे में थोड़ा सर बता दीजिए, आखिरी में मैं इससे पूछना देखिए मैं पूरी तरह से फेल व्यक्ति हूँ उस चीज़ के मामले में, तो वैसे भी यह है कि मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बना नहीं था। अगर मुझे आईएएस बना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर। कितने अटेम्प्ट दिए थे आपने? मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, तीनों में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, हालांकि मैं मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहा था तो मेरा निकला नहीं। और सबसे खतरनाक बात मुझे ये लगती है कि ऐसा हिंट आ रहा था कि तुझे जाना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फैमिली प्रेशर था? नहीं, कोई फैमिली प्रेशर, फैमिली ने कभी भी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया, मैं खुद से ही काम करता आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी खाली रहा, कॉलेज के दिनों में भी मैंने कुछ काम किए, अपना खर्चा निकालने की कोशिश की। आईआईएमसी के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी? नहीं, आईएमसी के दौरान भी मैं यूपीएससी एस्पायरेंट था, आईएमसी से पहले भी था, आईएमसी के बाद भी रहा। तो वो 3 साल रहे। एक तो आईएमसी का वो ईयर हो गया जिसमें कुछ पढ़ाई हुई नहीं, उससे 1 साल पहले मैं यूपीएससी एस्पायरेंट, उससे पहले मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें कैसा लगा था? उसमें ऑलमोस्ट आप यूँ कहीं सीजीएल हो चुका था मेरा, जो है ना एक पोस्ट भी निकल गई थी, लेकिन वो एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा वो एसएससी के लिए जिसकी वजह से आपका पेपर नहीं हुआ, सॉरी टू से, बट हमें एक ऐसा मीडिया एजुकेटर मिला जो सिर्फ एक मीडिया एजुकेटर नहीं है बल्कि हमेशा हमें गाइड करने के तौर पर मेंटोर पे कहता है। मतलब मैंने जो बहुत सारे टीचर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत टीचर्स देखे हैं, बहुत फील्ड के टीचर्स देखे हैं, लेकिन ऑनेस्टली जब एक बात होती है कि मेंटोर की, एक शब्द होता है मेंटोर, तो जब भी मेरे दिमाग में, मैं जब से आपसे मिला हूँ पिछले 1 साल से, अगस्त में मिला था मैं पिछले आपसे, उसके बाद से जब भी मैं मेंटोर शब्द सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे कुछ परिवार के लोग आते हैं, और उसके बाद अगर मैं कहूँ परिवार के अलावा अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो आप ही है, फॉर श्योर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक मीडिया एजुकेटर
सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया एजुकेटर नहीं होता है, बल्कि एक मेंटोर भी होता है। मेंटोर अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेंटोर इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए और आने वाले उन सभी पत्रकारों के लिए जो इस देश में पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यू स्टूडेंट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू।